Good morning students, this is Riya Dikshit and welcome to our YouTube channel which is सैनिक डिफेंस एकेडमी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का सेट नंबर 7। साइंस का मैंने 6 सेट्स कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप जाके हमारे चैनल पे ये वीडियोस देख सकते हैं जो आर्मी जीडी, टेक्निकल क्लर्क, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी साइंस के सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके सारे सेट में आ जाएंगे। यदि आप ये सारे सेट कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा साइंस कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है डायनेमो, ऑप्शन बी दिया हुआ है मोटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है बैटरी, और ऑप्शन डी ले लेते हैं नन। एक बार वापस मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, मतलब इनमें से निम्न में से कौन सा ऐसा साधन है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन ए, यानी डायनेमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब मैं समझाऊँ कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो हम सभी ने देखा था कि ऊर्जा जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो जब भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला दिया जाता है तो एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इल्यूमिनेस और यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है लाइट ईयर, ऑप्शन बी दिया हुआ है लक्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पास्कल, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है न्यूटन। वापस एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। एसआई यूनिट इल्यूमिनेस, तो इल्यूमिनेस है ना, ये एक प्रकार का प्रकाश है, जिसे किस में मापा जाता है, लक्स में मापा जाता है। हम सभी ने देखा है कि किसी भी राशि को मापने के लिए हमारे पास मात्रक होना चाहिए। यदि हमें किसी भी राशि को मापना है तो उसको मापने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मात्रक। तो वैसे ही इल्यूमिनेस भी एक राशि है जो प्रकाश के लिए ज़रूरी है, ये प्रकाश में आता है। तो इसका जो मात्रक होगा ना वो होगा लक्स, इसका इल्यूमिनेस का जो मात्रक होगा वो होगा लक्स। आगे देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। यदि आपको दाब का पूछा होता तो पास्कल आता, और बल का पूछा होता तो न्यूटन आता। यदि यहाँ पे आपको दाब का मात्रक पूछा होता कि दाब का ऐसा ही मात्रक बताएं तो आंसर पास्कल आता, और यदि आपको बल यानी फोर्स का पूछा होता तो आंसर न्यूटन आता। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है धातु में धातु का मिश्रण खाली जगह कहलाता है। धातु में धातु का मिश्रण, धातु में धातु का मिश्रण, धातु में धातु का मिश्रण खाली जगह कहलाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रण, तत्व, परमाणु या फिर एलॉय। ऑप्शंस एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। ऑप्शंस दिया हुआ है मिश्रण, तत्व, परमाणु और एलॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा एलॉय।
एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु को ही इंग्लिश में एलॉय कहा जाता है। यानी हम किसी एक धातु में किसी अन्य धातु को मिलाते हैं तो इन दोनों के मिश्रण से कुछ नई धातु बनेगी जिसे एलॉय कहा जाता है इंग्लिश में, और यदि हिंदी में देखें तो इसे मिश्र धातु कहा जाता है। यानी इस प्रकार के धातु में धातु के मिश्रण को मिश्र धातु या फिर एलॉय कहा जाता है। आपको ये इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, हिंदी नाम की जगह इंग्लिश नाम भी दे देते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे का 4th नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? ठोस ईंधन कौन सा है? अब देखिए ईंधन जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ठोस, एक होता है गैस और दूसरा होता है द्रव्य। तो पूछा है कि ठोस ईंधन कौन सा है और यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया है पेट्रोल, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है केरोसिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चारकोल और ऑप्शन डी दिया हुआ है गैस। यहाँ पे आपको लिखा गया है ठोस ईंधन। ठोस का मतलब क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड फ्यूल का नाम बताएं, यानी इन सब में से ऐसा कौन सा फ्यूल है जो सॉलिड है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चारकोल। चारकोल जो है ये हमारा राइट आंसर है। ये है पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो द्रव्य स्वरूप में पाया जाता है। यदि केरोसिन भी है तो ये भी द्रव्य स्वरूप में पाया जाता है। और यहाँ पे गैस दिया है तो ये गैसीय स्वरूप में पाया जाता है। ये दोनों द्रव्य स्वरूप में पाए जाते हैं, ये गैस में पाया जाता है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है चारकोल। तो चारकोल जो है ना ये ठोस ईंधन है। चारकोल जो है वो ठोस ईंधन है। यदि आपको द्रव्य पूछा होता तो आंसर आता पेट्रोल और केरोसिन, और यदि गैस का पूछा होता तो आंसर आता गैस। चलिए देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी किस तापमान पर उबलता है? पानी किस तापमान पर उबलता है? यानी यहाँ पे आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। यहाँ पे आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है कि पानी जो है ना वो किस तापमान पे उबलता है। तो याद रखना है पानी जो है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है? पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है? पहाड़ पर चढ़ने पर दाब जो है बढ़ता है या घटता है? तो देखिए सबसे पहले देखते हैं दाब क्या होता है। तो दाब होता है P = F/A। और यदि मैं वायुमंडलीय दाब की बात करूं तो वायुमंडलीय दाब वो दाब होता है जो पृथ्वी, हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। तो जैसे ही हम इन परतों से ऊपर उठने लगते हैं ना, यानी ऊंचाई पे जाने लगते हैं, तो ऊंचाई पे गए तो सारी परतें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। अब परतें कम होती हैं ना तो हमारा जो दाब है ना वो घटता है। याद रखना है कभी भी, इसलिए आपने देखा है कि पहाड़ों पर ना
पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि यदि दाब ज़्यादा रहेगा तभी खाना अच्छे से बनेगा। तो हम पहाड़ों पे चले गए तो उनका जो लेयर्स है ना वो कम होता गया, पृथ्वी पे जो भी परत पाई जाती हैं वो कम होती गई। अब परत कम होती गई तो दाब क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसलिए इसका आंसर आएगा दाब घटता है, दाब घटता है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा जो भी दाब होगा वो घटेगा। आगे देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। पानी का रासायनिक सूत्र बताएं। पानी का रासायनिक सूत्र बताएं। पानी का रासायनिक सूत्र पूछा है, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यानी पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O को क्या कहा जाता है, पानी का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। यदि आपको यहाँ पे दिया होता कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र बताएं तो लाफिंग गैस का क्या होता है, N2O। N2O जो है ये हमारी लाफिंग गैस है। यदि आपको यहाँ पे शुष्क बर्फ का पूछा होता तो आंसर आता CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आपको भारी जल का पूछा होता तो आंसर आता D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बट यहाँ पे आपको सिर्फ पानी का पूछा है, तो यदि पानी का पूछा जाता है तो आपको याद रखना है H2O। अगर पूछा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस का तो आएगा N2O। शुष्क बर्फ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा CO2। और भारी जल या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड तो क्या आएगा, D2O। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। एट्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताएं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताएं। तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है ना वो होता है CH CL3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा गया है। एक और आता है CFC, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ पे ये लिखा है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं, कितना समय लेती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेती हैं। और यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिया हुआ है 500 सेकेंड या फिर 8 मिनट और 19 सेकेंड। 500 सेकेंड या 8 मिनट और 19 सेकेंड। सूर्य की किरणें है ना वो पृथ्वी तक पहुंचने में, यदि आपको सेकंड में पूछा जाए तो आंसर आएगा 500 सेकंड, और यदि आपको मिनट में पूछा जाता है तो आंसर आएगा 8 मिनट और 19 सेकंड। यानी सूर्य की जो भी किरणें होती हैं ना वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग इतना समय लेती हैं। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है।
गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? तो याद रखना इसमें आंसर आएगा जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। और उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि गति का जो प्रथम नियम है ना उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जड़त्व के उदाहरण मैंने आपको बताए थे कि यदि कोई गाड़ी रुकी हुई है और वो अचानक से चलती है तो उसमें बैठे जो यात्री हैं ना वो कहाँ झुक जाते हैं? पीछे की ओर। और यदि कोई चलती गाड़ी है वो अचानक से उस पर ब्रेक लगता है तो वो उसमें जो भी पीछे बैठे यात्री हैं वो कहाँ झुक जाते हैं? आगे की ओर। तो यही लिखा है गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम, तो उसका आंसर आएगा जड़त्व का नियम। यानी गाड़ी की आगे और पीछे धक्का देने का जो भी नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। आगे देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। इलेवन नंबर का क्वेश्चन लेते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ध्वनि जो है ना, साउंड है, उसका स्पीड जो है ना वो सबसे ज़्यादा किस सब्सटेंस में होता है, किस पदार्थ में होता है? तो याद रखना है ध्वनि जो है ना, ध्वनि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा जो सॉलिड चीज़ें आती हैं ना, ठोस सब्सटेंस, ठोस पदार्थ, जितने भी ठोस पदार्थ हैं ना, जैसे कि स्टील ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो ये सारे ठोस पदार्थ हैं। तो इन सभी ठोस पदार्थों में ध्वनि की जो चाल है ना वो सबसे कम होगी और ज़्यादा होगी। और पूछा जाता है कि सबसे कम किस में होगी, ये ज़्यादा का आंसर है। और यदि आपको पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होगी, तो जितने भी गैसीय पदार्थ आते हैं ना, गैसीय पदार्थों में ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो किस में होती है? ठोस पदार्थों में होती है। यहाँ से अब एक और ये क्वेश्चन बनता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है ना वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वायु में ध्वनि की चाल बताएं। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। ओजोन का सूत्र बताएं। ओजोन का सूत्र बताएं। तो देखिए ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। यदि आपको O2 दिया होता तो वो ऑक्सीजन का आता। O2 जो है वो ऑक्सीजन का है। और अगर आपको ओजोन का पूछा जाता है तो आपको याद रखना है O3। O3 जो है वो ओजोन का सही उत्तर है, यानी ओजोन का सूत्र का राइट आंसर है। आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। खाने के नमक का सूत्र बताएं। खाने के नमक का सूत्र बताएं। खाने के नमक का सूत्र बताएं। तो खाने का जो भी नमक होता है ना उसे NaCl कहा जाता है। NaCl कहा जाता है यानी सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। खाने के नमक का सही सूत्र होता है NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। ये सभी सूत्र आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये सारे सूत्र पूछे जाते हैं जो मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ और बता रही हूँ। जैसे लाफिंग गैस हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, हैवी वाटर हो गया, ओजोन हो गया, वो सभी आपको याद रखना है।
14th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। विटामिन खाली जगह की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन खाली जगह की कमी से बेरी रोग होता है। खाली जगह विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। अब देखिए बेरी जो रोग है ना, ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। बेरी जो रोग है ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। बेरी में क्या होता है, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में चावल का सेवन करते हैं, जहाँ के लोग बहुत अधिक मात्रा में राइस का सेवन करते हैं यानी चावल का सेवन करते हैं, उन लोगों को ये रोग ज़्यादातर होता है। यानी पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, तो उसका आंसर आएगा विटामिन बी। अभी यहाँ से आपको एक और इसमें से क्वेश्चन याद रखना है। आपको पूछा जाता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम बताएं, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन, और विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है। आगे देखते हैं हमारा आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन। आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है, पीतल की मिश्र धातु का नाम बताएं। पीतल की मिश्र धातु का नाम बताएं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मिश्र धातु क्या होता है, यानी आप धातु और धातु को मिलाते हैं तो एक नई धातु बनती है जिसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो पीतल की मिश्र धातु का नाम बताएं। यहाँ मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन ए में है तांबा प्लस निकल, और ऑप्शन बी है निकल प्लस लोहा। ऑप्शन सी ले लेते हैं तांबा प्लस जिंक, और ऑप्शन डी ले लेते हैं नन, यानी एक भी नहीं। वापस एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, पीतल की मिश्र धातु का नाम बताएं। यानी पीतल जो है ना, ये दो अन्य धातुओं से मिलके बनी है, तो आपको आंसर में यही बताना है कि ऐसी कौन सी दो धातु है जो मिलके क्या बनाती है, पीतल का निर्माण करती है। ये आपका होमवर्क है जो आपको मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और हमारे पास टोटल 50 सेट हैं। यदि आप टोटल ये 50 सेट भी कर लेते हैं तो आपका साइंस का सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।